गांधी जी को भारतवर्ष को आजाद करना था, लड़कर आजाद करना था, तो लड़ाई कैसे करते हैं? तो के सामने अभी अखबार में मैंने पढ़ा कि चौरी चौरा याद आना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार विद्यापीठ उपजा है असहयोग आंदोलन से, और असहयोग आंदोलन समाप्त होता है चौरी चौरा से। एक अर्थ उसका एक आयाम समाप्त हो जाता है चौरी चौरा से, जहां शायद 23 लोग मारे गए थे, बस 23 पुलिस वाले मारे गए। किसी ने अखबार में लिखा है कि चौरी चौरा जवाब था जलियांवाला बाग का। अरे किस जलियांवाला बाग का? जहां 1000 से ज्यादा आदमी मारे गए थे और 1500 से ज्यादा आदमी आहत थे। शायद ही कोई बचा था भीड़ में जो मरा या आहत नहीं हुआ। उसका बदला ले लिया आपने, 23 को मार दिया। ये कौन सा बदला हो गया? पर गांधी के सपने चूर कर दिया आपने उसी क्षण। जो गांधी अहिंसा की बात करके दुनिया से लड़ रहा था, हिंसा वाले के पास चाहे जितने तोप हो, लेकिन हम कुछ उठाएंगे ही नहीं, तुम चलाते रहो। तो अहिंसा का ये जवाब, अहिंसा का ये प्रहार, मैं इसको प्रहार मानता हूं कि गांधी ने अहिंसा के माध्यम से प्रहार किया, चंपारण में भी, रोलर सत्याग्रह में भी, और उसके बाद असहयोग आंदोलन में। ऐसे गांधी के परम भक्तों में थी जो इस बिहार विद्यापीठ से जुड़े हैं, उनको हम याद करने के लिए बैठे हैं, उनके कृत्य को याद करने के लिए बैठे हैं। उस संदर्भ में मैं एक बात और कह दूं पहले ही। अच्छा, आपने मेरा नाम रख दिया है मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, सॉरी मुख्य वक्ता, मैंने कुछ ज्यादा बोलना है ना तो थोड़ा बोल लूंगा, छूट लेता हूं। तो गांधी जब से प्रवेश करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, यानी 1917, वो एक साथ 3 बातें लेकर आते हैं। अंग्रेजों के उपनिवेशवाद से मुक्ति, ये तो उद्देश्य था ही। राष्ट्रीयता, हर आदमी अनुभव करे कि भारतवर्ष मेरा है, मैं भारतवर्ष का हूं। और तीसरा, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। गांधी जी तो यहां तक कह बैठे थे कि यदि अंग्रेज ही बना रहे शासक, मुझको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं वो कर सकूं जो मेरी आत्मा कहती है, तो मैं स्वतंत्र हूं। अंग्रेज को वो करने के लिए देते नहीं थे, तो लड़ाई होगी, लड़ाई हुई, गांधी जी लड़े। तो ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। इसमें बहुत बातें मैं नहीं कहूंगा, तेजी से आगे कहूंगा कि असहयोग आंदोलन में गांधी कह रहे थे कि आखिर अंग्रेजों का शासन टिका किस बात से है भारत में, हम सहयोग करते हैं इसलिए। जंगल में शिकारी जाता है, व्याधा जाता है, जाल बिछाता है, इसमें व्याधा और शिकारी की जितनी भी खूबी हो, ज्यादा बेवकूफी होती है उस जानवर की जो आके फंस जाता है, उस चिड़िया की जो आके फंस जाती है उसके जाल में। ये सहयोग है। तो शिकारी अगर शिकारी का सहयोग करे तो कैसे चलेगा? असहयोग आंदोलन इसलिए आवश्यक है, हम शिकार हैं, हम शिकारी का सहयोग ना करें। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि असहयोग आंदोलन हमारी सहन शक्ति की जांच है, हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। अंग्रेजों को जो मर्जी हो करे, जो अत्याचार करना है करे, लेकिन हम अगर उसको सह लेंगे तो फिर हम हैं, वो अपनी जगह रह जाएंगे। और तीसरी बात, इसी असहयोग आंदोलन से थोड़ा सा तो हो गया था रोलर सत्याग्रह से भी, लेकिन रोलर सत्याग्रह से उतना नहीं हुआ, सारे भारतवर्ष में बात नहीं हुई जितनी असहयोग आंदोलन पूरे भारतवर्ष में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम फैल गई और सबके मन में ये बात बैठ गई। गांधी जी ने कहा था अगर ये आंदोलन ईमानदारी से करोगे तो स्वतंत्रता हमारी है, हम जीतेंगे ही, हम आजाद होंगे। लेकिन चौरी चौरा हो गया,
स्वतंत्रता नहीं मिली, गांधी जी भी दुखी हुए, देश भी दुखी हुआ। और तब कुछ लोगों को ये कहने का अवसर आया कि गांधी के अहिंसावादी रास्तों से विजय नहीं हो सकती है, इसके लिए हमें हिंसक बनना पड़ेगा, मिलिटेरिस्ट क्या कहेंगे, आक्रामक होना पड़ेगा, बम का सहारा लेना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। लोग करने भी लग गए, पर उस बात को हम नहीं उठाना चाहेंगे। राय बात तो किसी को राजा, बात तो किसी को और कुछ, अंग्रेजों ने दे रखा है, सब वापस करो, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर ऑनररी मजिस्ट्रेट और कुछ अंग्रेजी शासन के अधीन काम करने के लिए तरह तरह के अवसर, सारे अवसरों को ठुकराना कोई आवश्यकता नहीं है। दरबार में जाना बंद करो। 1911 में महाराज आए थे इंग्लैंड के और उनके दरबार में जुट गए थे सारे लोग, सारे राजे महाराजे और बड़े बड़े संभ्रांत लोग। गांधी ने कहा ऐसे दरबारों में मत जाओ, उससे तुम्हारा सम्मान नहीं बढ़ता है। शिक्षा संस्थाएं जो सरकार के पैसों से, अब मैं इसी बात पर आना चाहता हूँ, भूमिका लंबी हो गई, लेकिन भूमिका लंबी होने से आगे की बात तेजी से कहने में भी बन जाती है। जो शिक्षा संस्थाएं सरकार के पैसे से पोषित हो, त्याग करो, वहां मत जाओ। न्यायालय में वकालत करना, मुजरिम होकर जाना अथवा वकील होकर जाना, किसी भी रूप में मत जाओ। तुम अपना फैसला आपस में जो दो पक्ष है बैठ कर करो, अथवा गांव में 5 पंचों को बिठाओ, वो जो फैसला करते हैं उसको मानो। क्यों जाते हो उसके पास? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, चुनावों का बहिष्कार करो। उस समय चुनाव हो रहे थे, 1919 में एक्ट आया था, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, उसके आधार पर एक्ट बना था। उस एक्ट में चुनाव की व्यवस्था हुई थी, चुनाव हो रहे थे, उसके कारण बहुत सारी बातें हो रही थी, बड़ा लंबा हो जाएगा सब, अरे इसमें से अपने आप में अलग अलग विषय है। मैं इस शिक्षा पर होना चाहता हूँ। विदेशी वस्तु के बहिष्कार की जब उन्होंने बात की तो उन्होंने स्वदेशी शब्द का व्यवहार किया और स्व की उन्होंने बहुत स्पष्ट परिभाषा लिखी है, ये मैं चाहूंगा बोल लेना, ताकि हमारी तमाम शिक्षा का उद्देश्य वही स्पष्ट हो। उन्होंने स्व की व्याख्या करते हुए कहा कि स्थिर पानी में एक छोटा सा कंकड़ फेंको, क्या होगा? लहर उठेगी, छोटा सा लहर पहले, वो लहर फिर फैलेगा, फिर फैलेगा, फिर फैलेगा, छोटा वाला लहर गायब हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला लहर अंत में रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा लहर रहेगा वो सारे तालाब को अपने आगोश में लेगा। स्व, अपने स्व को समाप्त करना सीख लो तो तुम्हारे स्व के अंतर्गत बाकी सबों का स्व समाविष्ट होगा। इस स्वदेशी की भावना को लेकर गांधी ने कहा विदेशी वस्तु, उनको विदेशी वस्तुओं से कोई घृणा नहीं थी, उनको अंग्रेजों से घृणा नहीं थी, अंग्रेजी से घृणा नहीं थी। वो रहे अपनी जगह पर, हम अंग्रेजी भी सीखे, अंग्रेजों की संस्कृति भी अपना ले, कोई हद नहीं, पर हमारे लिए हमारा आधार हमारी अपनी संस्कृति, ये गांधी जी की सीख थी। असहयोग आंदोलन जब वापस ले लेना पड़ा 24 से, तो गांधी कस्तूरबा के साथ, कस्तूरबा नहीं, उस समय कस्तूरबा नहीं आए, ये दिसंबर 1920 में गांधी पटना आए, वही सिकंदर मंदिर में खड़े। उसके पहले भी जब भारत के सिलसिले में आए थे तो गए थे राजेंद्र बाबू के यहाँ ठहरने, किंतु संयोगवश अपने वकालत के काम से जब राजेंद्र बाबू बाहर थे तो फिर वो चले गए मौलाना मजहरुल हक के घर ठहरे, क्योंकि वो मित्र रहे थे, साथ साथ पढ़े थे लंदन में, तो उस मित्रता को दोनों ने बराबर एक दूसरे के साथ निभाया। तो गांधी के साथ शौकत अली, अबुल कलाम आजाद वगैरह भी आए थे और हक साहब के घर में ठहरे। वहाँ उन्होंने अनेक सभाएं की, हर सभा की चर्चा मैं नहीं करना चाहूँगा, मैं शिक्षा पर सिर्फ आना चाहता हूँ ताकि विद्यापीठ की बात कर सकूँ। तो छात्रों की जो सभा वो करते थे उसमें एक ही बात करते थे कि जाओ अपना स्कूल कॉलेज छोड़ मत पढ़ो, वो सरकार करे। उसके बाद क्या करें? तो गांधी ने कहा मैं जानता हूँ उसके बाद क्या करें। चाहे कहीं भी तुम अपने को शिक्षित करने का रास्ता ढूंढ सकते हो, ढूंढो, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि तुम स्वयं अपने आप को, अगर कोई शिक्षक नहीं मिलेगा तो स्वयं अपने शिक्षक बनकर अपने आप को शिक्षित कर सकोगे। इतनी बातों को लेकर पढ़ो। दूसरी, महिलाओं की सभा जब वो करते थे तो उसमें दो ही बात बोला करते थे, चरखा काटती रहे, सूत बेचती रहे, और आप परिवार में आर्थिक रूप से उतने ही स्वावलंबी हो जितने पुरुष या उससे भी अधिक।
लेकिन दूसरी बात करना कभी नहीं भूलते थे कि अपने बेटे को सरकार के स्कूल या कॉलेज में मत जाने दीजिए, क्योंकि माँ अगर रोकेगी तब तो रुकेगा बेटा, तो कौन उसके बाद उसको भेज सकता है जबरदस्ती। ऐसा नहीं कि सिर्फ गांधी सभाएं करते थे, अलग अलग भी और जैसे मजहरूल्लाह सीवान में सभा कर रहे थे। उन्होंने जब ये बातें कही उसका इतना प्रभाव पड़ा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक छात्र वही खड़ा होकर बोला कि मैं अपना यूनिवर्सिटी छोड़ता हूं और आज से असहयोग आंदोलन में शामिल होता हूं, पढ़ाई हो न हो। तो प्रभाव सबका पड़ रहा था। जड़ में गांधी अवश्य थे, लेकिन मैंने जैसे कहा अलग अलग गांधी बन रहे थे। यहीं पर राजेंद्र बाबू की बात हम लोग अगर करते, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक परिवार ऐसा होगा जिसने असहयोग आंदोलन के संदर्भ में जो भी छोड़ा जा सकता था वो छोड़ दिया। राजेंद्र बाबू ने अपनी वकालत छोड़ी, अपने दोनों बेटों मृत्युंजय और धनंजय को स्कूल से हटा दिया, फिर कभी स्कूलों में सरकारी स्कूल में नहीं भेजा, आजादी हुई और कुछ अपने बड़े भाई महेंद्र प्रसाद के बेटे जनार्दन संभवता नाम था, उसको स्कूल से हटा दिया। बड़े भाई के पास राय बहादुरी थी, राय बहादुरी छोड़ दी उन्होंने। ऑनररी मजिस्ट्रेटशिप था उनके पास, ऑनररी मजिस्ट्रेटशिप छोड़ दिया। यद्यपि मैं यहां ये जोड़ दूं, ये सब छोड़ते हुए राजेंद्र बाबू को पीड़ा भी बहुत हो रही। पीड़ा इसलिए हो रही थी कि उन्हें लगता था कि अब घर चलाएगा कौन, मैं थोड़ा बहुत वकालत से कमा के देता था, तो अब तो भाई पर अकेले सब कुछ पड़ जाएगा, वो कहां से सब कुछ पूरा करेंगे। वो अपने भाई के लिए बहुत चिंतित हो गए थे। लेकिन जब गांधी जी ने उन्हें समझाया तो फिर वो मान गए और इसमें लग गए। गांधी, मैंने थोड़ी देर पहले कहा, उनकी अहिंसा का प्रहार हिंसा पर भारी पड़ता था। ऐसा नहीं है कि अपने देश के लोग उनके विरोध में नहीं थे, जीना इसी देश के थे, और उन दिनों से भी विरोध के स्वर उनके निकलने शुरू हो गए थे। एनी बेसेंट बोलती थी कि सबसे क्या होगा। महामना मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, वो बोलते थे। सियार दास तो खुलेआम ये कहते थे कि अंग्रेजों की विधानसभा विधान परिषद छोड़ो, और वो कहते थे हम जाएंगे विधान परिषद के अंदर। एंट्री और नो एंट्री का झगड़ा बहुत दिनों तक चला। गया में जब 1920 में कांग्रेस हुआ तो एंट्री करने वालों की उस समय जीत हो गई, सियार दास अध्यक्ष थे। लेकिन फिर गांधी के, मैंने कहा, उनके अहिंसा का प्रहार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके विरोधी लोग उनके साथ थे, बिपिन चंद्र पाल उनके साथ नहीं थे, नहीं तो मत रहे। तो ऐसे गांधी के साथ रहने वाले इन तीन और इनके पीछे चलने वाले सैकड़ों हजारों गांधियों की इस भूमि पर है ये विद्यापीठ। विद्यापीठ की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में बहुत विस्तार से और बहुत अच्छी तरह से तारा जी ने कहा। मैं उसमें बहुत जोर तो नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।